हेलो स्टूडेंट्स। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs। सो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में उनको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो देखिए बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता क्या है? ये होता है C अपॉन V, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो 1 म्यू 2 मतलब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। तो जैसे कहा गया कि किसी मीडियम का या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दैट मीन्स कि जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड का 1/1.5 टाइम्स है। या कह सकते हैं कि द रेशियो दिस स्टेटमेंट्स मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर भी हम इस स्टेटमेंट का मतलब बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आया है। कहा गया कि why टू why do two magnetic field lines not intersect each other? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है पहले हम उसको समझ लें। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, सपोज दैट ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। तो ये बार मैग्नेट अपने चारों तरफ, इस पूरे स्पेस में चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दीज आर इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व which originates from North Pole and terminate into South Pole। जो बेसिकली नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट अगर हम इनसाइड बात करें तो ये हो जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंटरसेक्ट हैं वो नहीं करती हैं। तो देखिए इसको समझने से पहले समझिएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, लेट मी क्लियर इट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो किसी भी पॉइंट पर हम जब टेंजेंट बनाते हैं तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बना हुआ टेंजेंट किसी पॉइंट पर। अब सपोज दैट यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो इन दैट केस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दो पॉइंट पे दो टेंजेंट, यहाँ एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए टेंजेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई है, विच इज नॉट पॉसिबल। मीन्स टू से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ना कि दो। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली चीज कि ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, ओरिजिनेट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट साउथ पोल। साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होते हैं। दूसरा पॉइंट हमें यहां समझना है कि क्लोजर फील्ड लाइंस, क्लोजर फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर फील्ड,
स्ट्रॉन्गर फील्ड। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना ही ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसको आप एग्जांपल से ऐसे समझिए कि सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं और कहा गया कि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप क्या कहोगे। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है। ठीक है, और बाकी एक चीज हमने बताई दी कि जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? देखिए यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। मतलब ये हुआ कि जब भी किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म तब तक रहे जब तक कि उसमें करंट फ्लो हो, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मीन्स टू से ऐसे बोल सकते हैं कि द मैग्नेट हुज मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट, जिसका मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हुज मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट टिल करंट फ्लोज थ्रू इट। करंट फ्लोज थ्रू इट मतलब ये इसमें करंट तभी तक एग्जिस्ट करता है, जब मैग्नेटिज्म तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक उसमें करंट फ्लो होता है। इसका हम छोटा सा एग्जांपल इस चीज से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रोटोटाइप आप मान सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने आयरन नेल का यूज किया है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे हम इस तरीके से सेल से कनेक्ट करके और प्रॉपर इसमें वाइंडिंग मार देते हैं ऐसे। इससे क्या होता है कि ये एक प्रकार का सोलेनॉइड बन जाता है। और चूंकि हमने इसमें आयरन कोर यूज किया है, मतलब आयरन नेल यूज किया है, कोर आयरन यूज किया है, तो इससे क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक पावर इंक्रीज हो जाती है। मैग्नेटिक पावर इंक्रीज हो जाती है और ये प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी एंड की तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। और जिस भी डायरेक्शन में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी उधर वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, लाइक दिस। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करंट दैट मीन्स साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज करंट मीन्स नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी एक डाइपोल मैग्नेट की तरह काम करने लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ क्रिएट हो चुके हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पर यूज होते हैं जहां पर हमें टेम्परेरी मैग्नेटिज्म की जरूरत होती है। मतलब ऐसी जगह पर जहां पे हमें परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए, हमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेट चाहिए, तो वहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट करंट। ठीक है, हमें वो इंस्ट्रूमेंट बताना है जो ये डिटेक्ट करे कि करंट की प्रेजेंस है कि नहीं। ना कि यहां पे आपको दिया गया है कि टू मेजर द करंट। देखिए अगर यहाँ पे बात मेजर द करंट होता तो हम अब एब्सोल्युटली वहां पे आंसर अमीटर देते, बट यहाँ पे सिंपली प्रेजेंस डिटेक्ट करना है तो उसके लिए होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या बताता है, करंट की प्रेजेंस को। हालांकि गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि अगर हमें इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, सो इन दैट केस हमें ये मान लिया ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसके पैरेलल में हमें संट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? संट लगाना पड़ेगा। संट क्या है? संट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ये पूरी तरीके से अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो हमें इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें संट लगाना पड़ेगा, और अगर हमें वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस आर सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा।
आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट क्विजेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एसर्शन रीजन का कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हाई डाइवर्जेंस देन वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। देखिए, कुछ बातें इसमें सही हैं, कुछ बातें इसमें गलत हैं। जैसे कि वी नो दैट जो पावर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर पावर ज़्यादा है दैट मीन्स फोकल लेंथ कम है, या इसको हम उल्टा बोले तो फोकल लेंथ कम होने पर जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। वैसे हम लेंस को देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस तरीके से पतला अगर लेंस बना है मतलब इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स पावर कम है। और यहाँ पे इस तरीके से अगर बना है तो उस केस में फोकल लेंथ कम है यानी पावर ज़्यादा है। यहाँ पे आप इसकी थिकनेस को यहाँ पे जज कर पाएंगे कि ये थिकनेस जो है ये इस लेंस में कम है, बट इस वाले लेंस में ये थिकनेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है मतलब इसकी पावर ज़्यादा है। आगे देखिए कहा गया है यहाँ पर द पावर ऑफ अ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। तो देखिए ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एसर्शन यहाँ पर गलत है और यहाँ पर एसर्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब कॉन्वेक्स वर्ड यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, तो यहाँ डाइवर्जेंस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्ज की बात होती है तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। दैट मीन्स एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। बिल्कुल सही है, इसकी लेंस पावर ऑफ लेंस जो है उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। बिल्कुल सही है। आगे बोला गया है कि द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। देखिए ये गलत बोल दिया गया। कॉन्केव लेंस की पावर पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव होती है और दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का जो यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव गलत दिया हुआ था और यहाँ पे निगेटिव गलत दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। देखिए बेसिकली सोलेनॉइड होता क्या है, तो सोलेनॉइड होता है इस तरीके से एक टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल। जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल फॉर्म हो जाते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं समझिएगा, किस एंड में नॉर्थ होगा किस एंड में साउथ होगा उसको हम जरा समझ लेते हैं। तो देखिए जिस एंड में करंट क्लॉकवाइज होगा वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल बनेगा क्लॉकवाइज लाइक दिस। और जिस भी एंड में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा लाइक दिस तो उस एंड में ये नॉर्थ पोल यहां पर बनेगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें भी दो पोल बन जाते हैं यानी हम कह सकते हैं एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। होता क्या है कि जैसे जो बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स जो होते हैं इसके नॉर्थ और साउथ जो है ये इनमें जो स्ट्रेंथ होती है बार मैग्नेट की, जो मैग्नेटिक पावर की स्ट्रेंथ होती है ये पोल्स में मैक्सिमम होती है। पोल्स में क्या होती है, मैक्सिमम होती है एंड सेंटर में मिनिमम होती है। लेकिन इन केस ऑफ दिस सोलेनॉइड के केस में यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म इनसाइड एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, हालांकि ये जो चीजें सही हैं ये फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सही है। लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड किसको बोला जाता है, जिसका रेडियस, ठीक है, जिसका रेडियस लेस देन लेंथ हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंथ के कंपेयर में, ये जो इसकी लेंथ यहां से यहां तक है इसके कंपेयर में इसका रेडियस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, काफी कम हो, तो ऐसे केस में ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल वुड नॉट एक्सपीरियंस फोर व्हाइल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए
जैसे हमने कहा कि मान लिया ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर गिवन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक पार्टिकल जो है वो इंटर कर रहा है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो निश्चित रूप से उस पर फोर्स लगता है अगर वो परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लगता है? F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम मान लें कि थीटा 90 डिग्री है तो इन दैट केस F इक्वल टू हो जाता है क्यू वी बी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज कुछ होगा, मतलब वो चार्ज पार्टिकल होगा तभी उस पर फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन से पार्टिकल को नॉट एक्सपीरियंस फोर्स, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये चार्जलेस है। अदरवाइज अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सभी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो फोर्स experienced by a charged particle inside a magnetic field? मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जीरो फोर्स को एक्सपीरियंस करे? तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लॉजिक ये बन सकता है, या तो वो रेस्ट में हो, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो बताइए बी जीरो हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, तो वी जीरो होने पर एफ जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर फोर्स जीरो की बात करता है तो पहला लॉजिक ये बनता है कि रेस्ट में होना चाहिए, और दूसरा लॉजिक ये बनता है कि जो पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो मूव करे पैरेलल टू फील्ड ऐसे अगर मूव कर रहा है तो भी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो चार्ज पार्टिकल पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर वो रेस्ट में हो या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो। मतलब अगर मान लिया, समझिएगा, अगर मान लिया यहाँ पे कोई ये चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल होता और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता, ठीक है, तो इस केस में बताइए यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता? जीरो हो जाता, इस पर कोई भी फोर्स ना लगता। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि दो लैंप है जिनकी रेटिंग 100 वॉट 220 वोल्ट और 60 वॉट 220 वोल्ट है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है मेन सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम बनाना है और हमें करंट भी बताना है कि ये लैंप कितनी ड्रॉ करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बना देंगे। तो इस तरीके से, सिंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इस तरीके से एक बल्ब ये मान लिया और दूसरा बल्ब हमने ये मान लिया, और ये पैरेलल में आपस में ऐसे इस तरीके से कनेक्ट है, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये है 220 वोल्ट, ये कितना है? तो ये है 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट हमने मान लिया, और इसकी भी रेटिंग 220 वोल्ट ही दी है, और ये है 100 वो वॉट, ठीक है, 100 वॉट 220 वोल्ट। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो इसमें डायग्राम बनाने के लिए कहा है, तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। दूसरी चीज बोले हैं कि करंट यहाँ पे बताना है कि दोनों लैंप कितनी मेन से करंट ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज देखेंगे, क्या रेटिंग वोल्टेज, ठीक है, रेटिंग वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज इक्वल है? ये चीज हमें देखना है, क्या ये इक्वल है? अगर है तो उस केस में हम डायरेक्टली P इक्वल्स वी आई फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इफ नॉट, अगर इक्वल नहीं है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे 200 वोल्ट दिया होता और इसको कनेक्ट कर देते 220 से, या फिर यहाँ 220 दिया होता और यहाँ पे दे देते 200। तो अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फाइंड आर यूजिंग आर इक्वल्स पी स्क्वायर अपॉन वी, और यहाँ पे जो वी रखेंगे वो रेटिंग वाला वोल्टेज रखेंगे,
और जब ये हमें आर पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग आई इक्वल्स वी अपॉन आर रखेंगे, और यहाँ पे ये जो वी रखेंगे वो सोर्स का रखेंगे, ठीक है, सोर्स का रखेंगे। बट यहाँ ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि जो रेटिंग में वोल्टेज है और जो यहाँ पर वोल्टेज है वो सेम है, तो हम डायरेक्टली P इक्वल्स वी आई फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले I1 निकालेंगे, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन वी। P1 कितना है 100 वॉट, V कितना है 220 वोल्ट, 220, तो यहाँ से कितना सॉल्व करके आ जाएगा 5 अपॉन 11 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे I2 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 60 अपॉन 220। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 3 अपॉन 11 एम्पियर। तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पूछते कि टोटल करंट क्या होगी, तो बताइए टोटल करंट भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, I1 प्लस I2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 दैट मीन्स 8 अपॉन 11 एम्पियर। इस तरीके से यानी यहाँ से 8 अपॉन 11 एम्पियर की करंट ड्रॉ की जाएगी, जिसमें से ऊपर वाले में यानी 60 वॉट वाले में से जाएगा 3 अपॉन 11 एम्पियर, और 100 वॉट वाले में से जाएगा 5 अपॉन 11 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज लेंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, तो हम बता देते हैं लेंस 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और भी टाइप होते हैं प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बट यहाँ पे जो सिंपली हम क्लास 10th लेवल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे हम बोलेंगे 2 टाइप के। बट व्हाट इज लेंस, तो बेसिकली लेंस जो होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड रहता है, ठीक है। चाहो तो ये हो सकता है या फिर दूसरा कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो कर्व सरफेस के बीच में, एक या दो कर्व सरफेस के बीच से बाउंडेड रहता है, ठीक है। लिस्ट मेन 2 कैटेगरी ऑफ लेंसेज दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये 2 बेसिक कैटेगरीज है। ये वाला जो होता है कॉन्वेक्स होता है, ये लेंस क्या कौन सा है कॉन्वेक्स है, और ये वाला लेंस कौन सा है कॉनकेव है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए ये हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट ये जो है ये रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है, ठीक है, इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है। कुल मिला के ये पोजीशन के ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इसकी इमेज प्रॉपर्टी बदलती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस क्या होता है। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय 1 और 2 कर्व्ड सरफेसेस, कर्व्ड सरफेसेस। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए मान लिया हमने यहां पर इस तरीके से बनाया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, तो बताइए यहाँ पे ये जो बनाया ये कर्व्ड है, बट ये वाला जो सरफेस है कैसा है प्लेन है। तो ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक कर्व भी हो सकता है और 2 कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, फोकल लेंथ सबसे पहले चूंकि कॉन्वेक्स है तो हम बोलेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर, और ये इमेज कहाँ बना रहा है 20 सेंटीमीटर पर, और वो भी कैसी इमेज है रियल। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो रियल इमेज बनाता है वो राइट साइड बनाता है, तो इसलिए v इक्वल कितना हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। तो बताइए हमें फार्मूला मालूम है बाय लेंस फार्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहाँ से 1 अपॉन यू इक्वल्स आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। सो 1 अपॉन वी दैट मीन्स 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन एफ मतलब 15। तो बताइए इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4, दैट मीन्स v इक्वल्स कितना आ जाएगा, u इक्वल्स कितना आ जाएगा, तो u इक्वल्स आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला गया कि बताइए मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, तो इसके लिए हम लोग m निकालेंगे। m क्या होता है, तो m होता है v अपॉन u। सो v क्या है, तो v यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 20 और u कितना यहाँ पे आया है माइनस का 60। सो यहाँ पे आंसर क्या आया, -1/3, -1/3 विच इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका इमेज है वो डिमिनिश होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस यहाँ पे बता रहा है रियल है, ठीक है, और रियल है, साथ ही साथ 1/3 क्या बता रहा है, तो 1/3 बता रहा है कि स्मॉल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज फ्यूज, राइट मटेरियल यूज इन फ्यूज वायर एंड हाउ इट इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूज देख लेते हैं। देखिए जनरली फ्यूज जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, इसके और भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, जिसमें ये दो मेटेलिक एंड्स होते हैं और इसके बीच में ये एक सिंपल सा वायर होता है, ठीक है, जो इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करता है। जब भी हम सर्किट में किसी फ्यूज को शो करते हैं तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब ये कि वायर, एक वायर इधर लाइव वायर आएगा, ठीक है, और दूसरे एंड से लाइव वायर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लाइव वायर कौन सा होता है, जिसमें मेन करंट फ्लो हो रही होती है। तो इस तरीके से इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब बात करें ये इस मटेरियल की, तो ये मटेरियल जो है ये लेड और टिन से मिलके बनता है, लेड और टिन से मिलके बनता है, दैट मीन्स ये एक एलॉय है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों मॉडरेट होता है। अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी हम जितनी भी चीजें हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। तो बेसिकली ये फ्यूज होता क्या है, किस काम में आता है, तो देखिए फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो एक्सेस ऑफ करंट, ठीक है, एक्सेस ऑफ करंट से हमारे डिवाइसेस को सिक्योर करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आई का अमाउंट बढ़ेगा तो हमें पता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिससे हीट प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ जाएगा, और फाइनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जो ये पार्ट है ये ऐसे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा और फाइनली जो करंट है वो बंद हो जाएगा, यानी जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा इक्विपमेंट और इससे वो डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फ्यूज क्या है और किस मटेरियल का यूज होता है और कैसे इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ डिवाइस यूज्ड 1000 वाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड दिस, तो कह रहे रेटिंग ऑफ फ्यूज बताना है, यानी अभी जो हम लोग इस फ्यूज के बारे में पढ़े हैं, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम 1 किलो वाट, 1000 वाट बीस 1 किलो वाट का अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं इस वोल्टेज के साथ, तो हमें कितने रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि कितने पावर का यहाँ पर कितना, ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इससे कितना करंट फ्लो होगा। सो P इक्वल्स वी आई से अगर हम I निकालेंगे तो पावर अपॉन वोल्टेज, सो कैंसिल आउट, तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेटिंग ऑफ फ्यूज है, रेटिंग ऑफ फ्यूज ये लगभग लगभग 5 एम्पियर का होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो भी करंट यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिलती है, हम लोग एग्जैक्ट रेटिंग यूज नहीं करते, ठीक है, एग्जैक्ट रेटिंग इज नॉट यूज्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो
अपने आप से थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा हुआ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, तो विदाउट एनी मच करंट, मतलब देखिए फ्यूज हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से बचाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा करंट इंक्रीज हुआ नहीं कि तुरंत ये मेल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग एग्जैक्ट रेटिंग का फ्यूज यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं कि गिवन वायर जो किसी मटेरियल का बना हुआ है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग बोला है, सेम मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि रो सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगी। कह रहे हैं लेकिन उसकी लेंथ जो है वो 2L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। सो वी नो दैट R इक्वल्स रो L अपॉन A। सिंस रो जो कि सेम मटेरियल के बने हुए तो रो सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहां से जब हम फार्मूला फॉर्म करेंगे तो हम लिखेंगे R2 अपॉन R1 इक्वल टू, चूंकि L प्रोपोर्शनल में है तो L2 अपॉन L1, और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2। क्लियर है? आई होप बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे R2 और R1 कितना है, तो R1 है 4 ओम, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ये 4 ओम है, इक्वल टू L2, तो L2 2L है, L1 L है, A1 A है और A2 क्या है 2A। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो फाइनली R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 ओम, मतलब देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझ लेते हैं। कौन से नोट समझिएगा? सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ थिंग, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर वायर को स्ट्रेच्ड किया जाता है, ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है। मतलब ये सपोज दैट स्ट्रेच करके वायर को 2 टाइम्स लेंथ कर दिया गया, लेंथ कितनी कर दी गई 2 टाइम्स, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले रेजिस्टेंस लेट से 10 ओम था इनिशियल रेजिस्टेंस, तो उस केस में जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10 का 4 टाइम्स, क्योंकि लेंथ कितना हो गया है 2 टाइम्स कर दिया गया है, यानी 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर, जहां पे डैश मतलब आफ्टर एंड विदाउट डैश यानी इनिशियल। ये है फाइनल रेजिस्टेंस, ये है इनिशियल रेजिस्टेंस, ये है फाइनल लेंथ और ये है इनिशियल लेंथ। ठीक है, ओके। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है, यूज टू शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रजिस्टर with current flowing through it. If you use this circuit, what relation would you find between voltmeter reading V and ammeter reading I? तो देखिए जब हम इसको सर्किट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का सर्किट यहाँ पे फॉर्म करेंगे, जहाँ पे देखिए ये जो वोल्टमीटर है ये पैरेलल में कनेक्ट है, और यहाँ पे जो अमीटर है ये सीरीज में कनेक्ट है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, V और I के बीच का ग्राफ बनाएंगे, दैट इज दिस इज I एंड V, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बट कंडीशन इज दैट कि टेम्परेचर यहाँ का बदलना नहीं चाहिए, है ना, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो कहा गया कि इफ यू यूज दिस सर्किट व्हाट रिलेशन वुड यू फाइंड बिटवीन V एंड I। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलता है कि जो I होता है यानी इस अमीटर की जो रीडिंग होती है ये प्रोपोर्शनल टू होता है V के, I प्रोपोर्शनल टू V के, या कह सकते हैं V अपॉन I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और नेक्स्ट PYQ सेट हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।